नूरनगर की दोपहर, सूरज की तपिश जमीन को जला रही है। करीम अपने खेतों में हल के पीछे झुककर आगे बढ़ रहा है। मिट्टी के ढेले उसकी उंगलियों के बीच से टूटकर गिर रहे हैं। बगल में समीर जमीन खोद रहा है। उनकी सांसें तेज हैं, माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा है। अचानक खेतों की शांति धूल के गुबार में बदल गई। जमींदार रणवीर चौधरी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। भारी जूतों की आहट मिट्टी पर दब रही है। रणवीर ने हाथ का इशारा किया और उसके आदमी चारों तरफ फैल गए। उसने करीम के पास आकर जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाने का फरमान सुनाया। करीम ने हल छोड़ दिया और सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी जमीन की तरफ देखा, फिर रणवीर की आंखों में। जमींदार ने एक ठहाका लगाया और करीम के कंधे को जोर से धक्का दिया। करीम लड़खड़ाकर मिट्टी में गिरा। रणवीर ने जमीन की ओर इशारा करते हुए अपने आदमियों को बाड़ लगाने का आदेश दिया। करीम ने उठने की कोशिश की, लेकिन जमींदार के आदमी ने उसे जमीन पर वापस पटक दिया। यह जमीन अब तुम्हारी नहीं है। रणवीर की दहाड़ खेतों में गूंज उठी। करीम की मुट्ठियां मिट्टी में भींच गई हैं, जबकि रणवीर के आदमी खूंटे गाड़ने लगे हैं। नहर के किनारे सन्नाटा है, ठंडी हवा चल रही है। करीम का शरीर मिट्टी पर पड़ा है। गांव के लोग अपने घरों के अंदर हैं, खिड़कियां बंद हैं। कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। समीर घर के कोने में दुबका हुआ है। उसने कांपते हाथों से फर्श पर पड़ी धूल को साफ किया। वहां उसका टूटा हुआ चांदी का कड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया और अपनी मुट्ठी में कस लिया। धातु की ठंडी सतह उसकी हथेली में चुभ रही है। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। मां की आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन वह चुप है। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकले। उनके पैरों की आहट सूखी पत्तियों पर सुनाई दे रही है। वे गांव की गलियों से बचते हुए खेतों की मेड़ की तरफ बढ़े। पीछे हवेली की बत्तियां जल रही हैं। समीर ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर अपना चेहरा आगे की ओर घुमा लिया। उसने अपनी मां का हाथ और जोर से भींचा। वे गांव की सीमा के पास पहुंच गए। कांटों वाली बाड़ के नीचे से वे धीरे धीरे रेंगकर दूसरी तरफ निकले। पीछे नूरनगर का अंधेरा था, आगे एक अनजान रास्ता। समीर ने अब मुड़कर नहीं देखा। वह कड़ा उसकी जेब में है, जो हर कदम के साथ उसकी जांघ से टकरा रहा है। यह एक मूक प्रतिशोध की शुरुआत है। 15 साल बीत गए। नूरनगर की धूल भरी सड़कों पर एक काली गाड़ी रुकी। इंजन का शोर शांत हुआ और गाड़ी का दरवाजा खुला। एक सरकारी अफसर नीचे उतरा। उसने अपने जूते धूल भरी सड़क पर मजबूती से टिकाए। वह सीधे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर उसने दस्तक दी। अंदर घुसते ही उसने रणवीर के दफ्तर का रुख किया। मेज पर रखी फाइलों को उसने एक एक करके पलटना शुरू किया। पन्ने पलटने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही है। वह रिकॉर्ड्स को बारीकी से पढ़ रहा है। उसी दफ्तर में रणवीर बैठा है। उसकी उंगलियां मेज पर थपथपा रही हैं। कुछ देर बाद रणवीर ने देखा कि अलमारी से एक फाइल गायब है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रणवीर उठकर खिड़की के पास गया। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। सायरन की हल्की गूंज दूर से सुनाई दे रही है। रणवीर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी हैं। वह बार बार फाइलों की तरफ देख रहा है। हर गायब होता कागज उसके सीने की धड़कन बढ़ा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह अफसर कौन है, लेकिन उसकी मौजूदगी हवेली की दीवारों में एक अनजाना खौफ भर रही है। रणवीर ने अपने आदमी को बुलाया, लेकिन वह अफसर के करीब जाने से हिचकिचा रहा है। दफ्तर का माहौल भारी हो गया है। अफसर ने एक फाइल बंद की और रणवीर की तरफ सीधे देखा। रणवीर ने अपनी नजरें चुरा लीं, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे हैं। बाहर बिजली कड़की और हवेली की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ खिड़कियों से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही है। रणवीर कांपते हुए अपनी मेज के पास पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया तो मेज पर कुछ कठोर धातु से टकराया। उसने उसे उठाया। यह वही पुराना टूटा हुआ कड़ा था। उसकी उंगलियां थरथराने लगीं। उसे 15 साल पुरानी नहर के किनारे की वो रात याद आ गई। तभी
अंधेरे के बीच से एक साया उभरा। अफसर ने अपना चश्मा मेज पर रखा। उसकी आंखों में चमकती आग रणवीर के चेहरे पर पड़ी। अफसर ने कड़ा रणवीर के सामने मेज पर जोर से पटका। धातु की खनक कमरे में गूंज गई। अफसर ने अपनी आवाज में कहा, याद आया, ये किसका है? रणवीर का संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे की ओर लुढ़का और कुर्सी से टकराकर फर्श पर जा गिरा। अफसर ने एक झटके में आगे बढ़कर रणवीर का कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने रणवीर को जमीन से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए चिल्लाया, मैं समीर हूं, करीम का बेटा। रणवीर की सांसें फूलने लगीं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन समीर की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। कमरे में भारी सांसों की आवाज गूंज रही है। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। समीर ने रणवीर को दीवार के साथ धकेल दिया। हवेली का हर कोना उस चीख से गूंज उठा। न्याय का पल सामने है और रणवीर के पास अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। हवेली के बाहर सायरन की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही है। नीली और लाल बत्तियां हवेली की दीवारों पर नाच रही हैं। समीर ने रणवीर को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के जवानों ने रणवीर की कलाइयों में हथकड़ियां कस दी हैं। धातु के टकराने की खनक हवेली के गलियारों में गूंजती है। रणवीर को घसीटते हुए मुख्य द्वार की ओर लाया जा रहा है। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हैं और सिर झुका हुआ है। हवेली का भारी दरवाजा खुला और रणवीर को बाहर धकेल दिया गया। बाहर गांव के लोग अपनी दहलीज पर जमा है। 15 साल का डर अब उनकी आंखों से ओझल हो चुका है। वे एक कतार में खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे हैं। पहली बार गांव की गलियों में किसी के मुंह पर ताला नहीं है। समीर हवेली की सीढ़ियों पर खड़ा है। वह नीचे देखता है जहां रणवीर पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा है। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और सायरन की आवाज धीरे धीरे दूर होने लगी। गांव के लोग अपनी जगह से आगे बढ़े। वे एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई शोर नहीं मचा रहा। बस एक गहरी शांति है जो 15 साल के इंतजार के बाद मिली जीत का एहसास करा रही है। नूरनगर की हवा में अब मिट्टी की महक के साथ इंसाफ की गंध घुली है। समीर ने एक लंबी सांस ली और हवेली की ओर पीठ करके गांव की मुख्य सड़क की तरफ चल दिया। सूरज की पहली किरणें अब खेतों की ओर बढ़ने लगी हैं।